तो हेलो दोस्तों, आप सभी का नए वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 7 राज्य से साम्राज्य, जो आप लोगों का क्लास 6 का हिस्ट्री है। इससे पहले जो 6 चैप्टर हैं हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। सिर्फ आप लोगों को सुनना है और अंत जाते जाते आप लोगों को सब कुछ ज्ञात हो जाएगा, याद हो जाएगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी है, एकदम कहानी के तरीके सब कुछ है। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर है राज्य से साम्राज्य। रोशन के रुपए। जन्मदिन पर रोशन को दादाजी ने कड़क नोट मिले। दादाजी से कड़क नोट मिले। उसने उन्हें अपने हाथों में दबा रखा था। उस एक नया सीडी खरीदने का बहुत मन था। उसे एक नया सीडी खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छूकर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना हुआ था और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित थे। उसने सोचा, आखिर यहां शेर क्यों बने हुए हैं। इस अध्याय में रोशन के रुपए वाली सामग्री बच्चों की तस्वीर के साथ लगाएं। हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं, उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काटकर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया। इस विषय में तुमने कक्षा 6 में पढ़ा। अध्याय 6 में हम लोगों ने पढ़ा। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। इसके पहले कि हम यह जानने कि इस अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। सही बात है कि भाई साम्राज्य क्यों कहा गया, और लोगों का राज्य था, इनका साम्राज्य क्यों था। तो अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे, उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं में दिखाया गया है। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया। यहां पर देखिए क्या बोला है कि देखिए जो साम्राज्य था ना, साम्राज्य में बहुत से नगर थे, इसकी बात है। यहां पर बोला देखिए तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया। मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्तों में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहां पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये जो आप लोगों का चित्र है, इसमें काले अक्षर से जैसे तक्षशिला हो गया, पाटलिपुत्र हो गया, उज्जैन हो गया, ये देख रहे हैं ना। तो इनकी बात बोल रहा है। ये महत्वपूर्ण क्या है, आपके नगर हैं। यहाँ पर देखिए अभिलेखों से प्राप्त स्थल है, ये महत्वपूर्ण ब्लैक से जो है आप लोगों के नगर हैं, जो यहाँ पर इसने बात किया है, पहने थे। आगे पढ़ते हैं। देखिए अब ये वाला जो दिया, देखिए कि जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया है। सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे। उन देशों के नाम बताओ जहां अशोक के अभिलेख मिले हैं। भारत के कौन से राज्य मौर्य साम्राज्य से बाहर थे। अगर हम बात करें, देखिए ये वाला जो क्षेत्र है, ये जैसे तक्षशिला हो गया, लंपक हो गया, कांधार हो गया, ये सब कहाँ है, आपके हमारे देश से बाहर, ये पाकिस्तान में के क्षेत्र में आप लोगों का आता है। तो ये आप लोगों का हो जाता है। और थोड़ा सा यहाँ देखिए वंश क्या है। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा अशोक। मतलब चंद्रगुप्त का अशोक क्या था, नाती था। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए राज्य साम्राज्य से भिन्न कैसे। चूंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते थे। अब जैसे हम लोग होते हैं राजा,
इसके बाद महाराजा, तो राजाओं के जो राजा थे उनको महाराजा, इस तरीके से। तो चूंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते थे और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती थी, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की जरूरत होती थी। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत होती थी। अब आगे है देखिए साम्राज्य का प्रशासन। चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों ने कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था, जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे। अधिकारी उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इन सबके ऊपर सम्राट थे, जो राजा परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों ने शासन किया था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल, गवर्नर बना कर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे। उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। यहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें लाकर दें। अब नजराना क्या होता है देखिए। जहां कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। कर नियमित ढंग से और नजराना अनियमित ढंग से। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। राजधानी में सम्राट। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगस्थनीज ने जो देखा उसका विवरण दिया है। यहाँ हम उसके विवरण का एक अंश दे रहे हैं। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी के अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हरियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश न करे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते। और पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के बारे में, यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। जो आधुनिक पटना है पाटलिपुत्र, यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी कांठे से बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। राजा द्वारा खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को क्यों चखते थे? पाटलिपुत्र मोहनजोदड़ो से क्यों भिन्न था? संकेत अध्याय 3 में देखो। भाई क्यों चखते थे? क्योंकि उनको अगर संदेह भाई कोई जहर वगैरह मिलाया ना हो, इससे भाई राजा की मृत्यु ना हो। आपको अपने भाषा में आपको सोचना है। अगला देखिए, अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। अशोक के जो अभिलेख हैं किस भाषा में है? प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। मानचित्र 5 पृष्ठ 64 देखो। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा।
लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उसे युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। अब बोल रहा मानचित्र 5 पृष्ठ आप लोगों को 64 देखने के लिए बोल रहा है। तो चलिए हम लोग पृष्ठ 64 आप लोगों का देख लेते हैं कि उसमें आप लोगों का कलिंग कहाँ पर है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये आप लोगों को ये वाला कलिंग है, उड़ीसा के पास है। इसी के बाद बोल रहा है यहीं पर उन्होंने क्या किया, खून की खूब नदी बहा दी थी, एकदम खून की नदी। आगे बढ़ते हैं, देखिए कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख देखिए। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं। अब बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं, इनमें ब्राह्मण और समण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगी संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा था। अब मैंने धर्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया। मैं मानता हूं कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूं कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए। कलिंग की लड़ाई के से युद्ध को लेकर अशोक के विचारों में कैसे परिवर्तन हुआ। धर्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृतिक रूप है। देखिए इसकी कहानी ये भी है और दूसरी कहानी ये भी कहीं कहीं बताई जाती है कि कलिंग युद्ध के दौरान अशोक ने खून की नदी बहा दी थी, तो वहाँ पर महिलाओं ने जो है शस्त्र उठा लिया था। तो अशोक ने कहा था कि मैं महिलाओं पर जो है आक्रमण नहीं करता हूँ। तो उन महिलाओं ने कहा कि हमें आप विधवा कर सकते हो तो अशस्त्र क्यों नहीं उठा सकते हो। तो उसी समय उन्होंने अपने शस्त्र को पूरा त्याग दिया था। कहीं कहीं कई कहानियाँ मिलती हैं। अब आगे पढ़ते हैं, देखिए अशोक का धम्म क्या था। देखिए अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा या किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चे को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। इसलिए उन्होंने धम्म महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाए जो खुद पढ़ नहीं सकते। अशोक ने धम्म विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस में दूत भेजे। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को इस कार्य हेतु उन्होंने कहाँ भेजा? श्रीलंका भेजा। पृष्ठ संख्या 72-73 पर दिए गए मानचित्र 6 में इन क्षेत्रों को पहचानने का प्रयास कीजिए। और क्या उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों और जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। अब हम बात करते हैं, देखिए ये जो एक चित्र है आप लोगों का, ये सांड का है। देखिए तो ये बोला, देखिए उत्कृष्ट पालिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखो। यह बिहार के रमपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह उस समय की मूर्ति कला का एक नमूना है। अपनी प्रजा के लिए अशोक का संदेश क्या था? देखिए लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर, और जब यात्रा शुरू करते हैं तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज़्यादा फलदायी होंगी। ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या है? ये हैं अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरे धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरों के धर्म की बुराई करता है तो वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है।
इसलिए हर किसी को दूसरे धर्म के प्रमुख विश्वासों और उसको समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। अशोक के संदेश के उस हिस्सों को बताओ जो आज भी प्रासंगिक हैं। यहाँ से लिखा ब्राह्मी लिपि आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई। यहाँ आप अ अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं। देखिए ये लिपियाँ हैं, देखिए ये आरंभिक ब्राह्मी है, ये अ देवनागरी लिपि में आप जानते हैं, ये अ बांग्ला में है, ये अ मलयालम में है और ये अ आपका तमिल में है। अब ये कह रहा कल्पना करो तुम कलिंग में रहती हो और तुम्हारे माँ बाप को युद्ध में काफ़ी दुख उठाने पड़े हैं। अभी अभी अशोक के दूत धम्म के नए विचारों को लेकर आए हैं। आप अपने माता पिता और संदेशवाहकों के बीच बातचीत का वर्णन करो। आपको बताना है। उपयोगी शब्द अगर की बात करें, देखिए साम्राज्य, राजधानी, अधिकारी, संदेशवाहक, प्रांत और धम्म। अब देखिए आओ याद करें। मौर्य साम्राज्य में विभिन्न काम धंधों में लगे हुए लोगों की सूची बनाओ। आपको बनाना है, रिक्त स्थानों को भरो। जहां पर सम्राटों का सीधा शासन था वहां अधिकारी, देखिए जहां पर सम्राटों का सीधा शासन था वहां अधिकारी क्या करते थे? कर वसूलते थे। राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में गवर्नर के रूप में भेजा जाता था। देखिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। यहां पर देखिए हम लोगों ने पढ़ा है, यहाँ देखिए वहाँ राज्यपाल, देखिए अक्सर राजकुमारों को वहाँ राज्यपाल गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। जब हम लोगों ने पढ़ा है ये देखिए साम्राज्य का प्रशासन, तो हम लोगों के पास चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर साम्राज्य का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके गाँव और शहर के किसानों, पशुपालकों व्यापार से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। क्या? कर इकट्ठा करने के लिए। जहाँ पर सीधा वो था अधिकारियों की नियुक्ति करता था। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे अधिकारी उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारी को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इन सबके ऊपर सम्राट था जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला, उज्जैन जैसी प्रांत राजधानियों ने शासन किया। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था। अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। तो वही बात वहाँ पर पूछा है। तो ये बात पूछ रहा है, देखिए जहाँ पर साम्राज्य को सीधा संबंध, वहाँ अधिकारी क्या कर वसूलते थे। राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में गवर्नर के रूप में भेजा जाता था। मौर्य शासक आवागमन के लिए महत्वपूर्ण, अब देखिए मौर्य शासक आवागमन के लिए महत्वपूर्ण इतना पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। क्या करते थे आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत थे। इन इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे। किस पे? मार्गों और नदियों पर, जो भी आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा किया जाता था। किसमें? मार्गों और नदियों। तो ये बात बोल रहा है, देखिए मौर्य शासक आवागमन के लिए कहाँ पर? मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। अब अगला है, देखिए प्रदेश में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारों को दिया करते थे। प्रदेश में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को क्या दिया करते थे? कर दिया करते। तो यहाँ देखिए, और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। यहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें ला करके दें। तो ये मतलब कर के रूप में, क्योंकि वो जंगल में रहते थे तो कर के रूप में यही देंगे। तो हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें आपको ला करके दें। तो यही बार यहाँ पर हम लोगों का क्या किया गया, देखिए देखिए प्रदेश में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को ये बोल सकते हैं कि सही और गलत बताना है। उज्जैन उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन के लिए मार्ग पर था। क्या बता, देखिए उज्जैन उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन के मार्ग पर था। तो उज्जैन देखिए है कहाँ? तो देखिए अगर आप उज्जैन को डालेंगे, देखिए उज्जैन यहाँ पर है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा, है कि नहीं? ये पूर्व हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? देखिए पश्चिम हो जाएगा। तो ये क्या उत्तर पश्चिम में है या नहीं? आप खुद ही इसको अनुमान लगा लीजिए, क्योंकि ये वाला आप लोगों का इलाका पश्चिम हो जाएगा और उज्जैन थोड़ा इधर है। तो किस एरिया में आएगा? तो उत्तर पश्चिम ही तो आएगा। तो आप लोगों का सही होगा या नहीं होगा?
आप लोगों को खुद बताना है और कर लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन है, देखिए, आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके मौर्य साम्राज्य के अंदर थे। हाँ, आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो आप देखेंगे इस चित्र में, इस चित्र से समझिए, अगर आप बात करें जैसे तक्षशिला है, ठीक है, और ये वाला एरिया है, तो आप देखेंगे कि यहाँ से लेकर ये पाकिस्तान वाला एरिया है और यहाँ से कुछ अफगानिस्तान वाला एरिया आ जाता है। तो ये देख रहे हैं क्या उसके अंदर है, तो बिल्कुल आते थे। तो ये बात भी आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला है, देखिए, चंद्रगुप्त के विचार अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं। तो बिल्कुल भाई, चंद्रगुप्त के जो मंत्री थे, कौटिल्य थे, उन्होंने ही अर्थशास्त्र की रचना की, तो बिल्कुल लिखे गए हैं। कलिंग बंगाल का प्राचीन नाम था। अब देखिए, बोल रहा है कलिंग बंगाल का था या उड़ीसा का था, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए, कलिंग है कहाँ पर, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि कलिंग है कहाँ पर, यहाँ पर कलिंग है। तो ये कलिंग नाम किसका था आपका, उड़ीसा का था। अभी हम लोगों ने पढ़ा है और आप लोगों को बताया है। अब मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे, देखिए, अशोका कलिंग। देखिए, कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। तो बंगाल का नहीं, कहाँ का नाम है, उड़ीसा का प्राचीन नाम है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखिएगा। अगला है, देखिए, अशोक के ज़्यादातर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। ये बात सत्य है या नहीं है, ध्यान रखिए दोस्तों। ये वाला पहला वाला देखिए पूछा है, उज्जैन उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन के मार्ग पर था। देखिए, उत्तर पश्चिम की तरफ नहीं था। एक मिनट, इसे आपका देखिए, एक बार हम लोग देखेंगे। आवागमन का मार्ग देख रहा है, पूछ रहा है, तो उज्जैन है कहाँ पर, देखेंगे हम लोग। देखिए, ये वाला है ना, तो ये आपका देखिए उत्तर से उज्जैन जो दक्षिण था, मार्ग ऐसे नहीं था, इधर करके आता था। इसको हम लोगों ने देखिए इधर पढ़ा था। देखिए, हाँ, कि आने जाने वाला मार्ग, दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। तो कहाँ पर, उत्तरी भारत से, क्योंकि मार्ग पूछा है ना, तो वो वाला आप लोगों का गलत हो जाएगा। इधर से आप लोगों का इधर आने वाला रास्ता ऐसे था, ठीक है ना, उत्तरी से आप लोगों का दक्षिणी मार्ग पर। तो दोस्तों, यहाँ देखिए, अपनी प्रजा के लिए अशोक का संदेश। देखिए, यहाँ पर लिखा आया था, बच्चों के यात्रा करते थे ये यहाँ पर करके, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लास्ट में देखेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा, देखिए, ब्राह्मी लिपि आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ जैसे पिछले वर्ष में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई है। यहाँ पर अलग अलग भाषाएँ हैं, लिपियों में देख सकते हैं। तो यहीं पर आपको प्रश्न पूछा था, तो अशोक के ज़्यादातर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं। आप लोगों को सही या गलत बताना है, इसको आप लोग आंसर कमेंट में ज़रूर करिएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को आपका आज का जो चैप्टर है पसंद आया होगा। मिलेंगे अगले चैप्टर में, अगले वीडियो को लेकर के। जय हिंद।